नमस्कार। भारत में न सैकड़ों आदिवासी समुदाय हैं और हर किसी की अपनी एक अलग ही पहचान है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त विविधता को आखिर समझा कैसे जाए। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, कुछ जाने माने तरीकों से। चलिए, शुरुआत एक बहुत बड़े नंबर से करते हैं। 705। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में 705, जी हाँ, 705 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत कितनी अमीर और कितनी विविध है। तो फिर वही सवाल, इतनी बड़ी और पेचीदा सांस्कृतिक तस्वीर को समझने की शुरुआत आखिर करें तो करें कहाँ से? स्कॉलर्स ने इस चुनौती से निपटने के लिए कुछ तरीके बनाए हैं और आज हम उन्हीं को जरा करीब से देखेंगे। तो आज के सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो भारत की जनजातीय विविधता पर बात होगी, फिर हम समझने के 4 अलग-अलग नजरियों को देखेंगे, विरासत और भाषा की गहराइयों में उतरेंगे और फिर देखेंगे कि इलाका और रोजी-रोटी कैसे असर डालती है। मकसद ये है कि एक पूरी होलिस्टिक पिक्चर सामने आए। देखिए, जब हम वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब लोगों को किसी बॉक्स में बंद करना बिल्कुल नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि हम किसी चीज को और साफ देखने के लिए अलग-अलग लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर लेंस से हमें एक नई और अलग परत दिखाई देती है। तो स्कॉलर्स ना मेनली 4 तरह के लेंस इस्तेमाल करते हैं। पहला है एथनोग्राफिक, मतलब शारीरिक बनावट के आधार पर। दूसरा है लिंग्विस्टिक, यानी उनकी भाषा के आधार पर। तीसरा है ज्योग्राफिकल, कि वो रहते कहाँ हैं। और चौथा है इकोनॉमिक, यानी वो अपना जीवन कैसे चलाते हैं। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विरासत और भाषा की। ये 2 चीजें किसी भी कम्युनिटी की पहचान और उसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ों को समझने के लिए आप कह सकते हैं कि बुनियाद हैं। तो हमारा पहला लेंस है एथनोग्राफिक क्लासिफिकेशन। ये तरीका क्या करता है? ये अलग-अलग आदिवासी समूहों के शारीरिक लक्षणों जैसे कद, त्वचा का रंग, चेहरे की बनावट, इन सब को देखता है। इससे उनके मूल और ऐतिहासिक कनेक्शन के बारे में कुछ सुराग मिल सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये उनके वंश की कहानी बताता है। भारत में ना मोटे तौर पर 4 एथनोग्राफिक ग्रुप्स मिलते हैं। सबसे पहले नेग्रीटो, जैसे अंडमान के जारवा और ओंगे। माना जाता है कि ये भारत के सबसे पुराने निवासियों में से हैं। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलॉइड। इसमें भील, गोंड, संथाल जैसे मध्य भारत के बहुत बड़े-बड़े समुदाय शामिल हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो नागा, मीजो, खासी जैसे समूहों में मंगोलॉइड लक्षण दिखते हैं। और आखिर में काकेशॉइड, जिसका एक उदाहरण है नीलगिरी के टोडा समुदाय। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात निकलकर आती है, भारत के ज्यादातर आदिवासी समुदाय ऑस्ट्रेलॉइड ग्रुप से ही हैं। ये फैक्ट हमें उनकी आबादी के स्केल को समझने में काफी मदद करता है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे लेंस पर, भाषा। देखिए, भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं होती, ये तो इतिहास का एक जीता जागता नक्शा है। जब हम भाषा परिवारों को समझते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सदियों पहले कौन सी कम्युनिटी कहाँ से आई और कैसे उनका एक दूसरे पर असर पड़ा। भारत में हमें 4 मेन लिंग्विस्टिक फैमिलीज देखने को मिलती हैं। पहली है ऑस्ट्रिक। इसे भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है, जैसे संथाली। फिर है द्रविड़ फैमिली, जो मेनली साउथ और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है, जैसे गोंडी। नॉर्थ ईस्ट में तिब्बतो बर्मन फैमिली का असर है, जैसा कि नागा और बोडो कम्युनिटीज में दिखता है। और चौथी है इंडो आर्यन, जिसमें भीली और मीणा जैसी भाषाएं आती हैं। चलिए, अब अपने अगले 2 लेंस पर फोकस करते हैं, क्षेत्र और आजीविका। अब हम ये देखेंगे कि किसी कम्युनिटी का रहन सहन और उनकी रोजी रोटी कैसे उनके कल्चर को एक शक्ल देती है। और ये दोनों चीजें ना एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो हमारा तीसरा लेंस है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। मतलब ये इस बात पर फोकस करता है कि कोई जगह, चाहे वो कोई द्वीप हो या सेंट्रल इंडिया के मैदान या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सब कैसे आदिवासी जीवन, उनकी परंपराओं और उनकी रीति रिवाजों पर गहरा असर डालते हैं। भारत का शायद ही कोई कोना होगा जहां आदिवासी समुदाय ना हो। नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों में नागा और मिजो बसते हैं, तो मध्य भारत के जंगलों और मैदानों में गोंड और भील। दक्षिण भारत में जाएं तो टोडा और इरूला मिलते हैं और द्वीपों पर जारवा और ओंगे। ये दिखाता है कि कैसे हर कम्युनिटी ने अपने खास माहौल के साथ एक अनोखा तालमेल बिठाया है। और ये बात हमें सीधे हमारे चौथे और आखिरी लेंस पर ले जाती है, इकोनॉमिक
लाइफस्टाइल। सीधी सी बात है, जिस तरह का माहौल होगा, अक्सर रोजी रोटी कमाने का तरीका भी वैसा ही होगा। तो इकोनॉमिक लाइफस्टाइल को हम 4 मेन कैटेगरीज में देख सकते हैं। पहले है हंटर गैदरर्स यानी शिकारी संग्रहकर्ता, जैसे जारवा। दूसरे हैं पैस्टोरलिस्ट्स यानी पशुपालक, जैसे नीलगिरी के टोडा, जिनकी पूरी जिंदगी भैंसों के आसपास घूमती है। तीसरे हैं कल्टीवेटर्स या किसान, जैसे गोंड और संथाल जैसे कई बड़े समुदाय आज खेती करते हैं। और चौथे हैं आर्टिसंस यानी बेहतरीन कारीगर, जो बांस, लकड़ी या धातु से कमाल की चीजें बनाते हैं। तो अब तक हमने 4 अलग-अलग लेंस देखे, लेकिन असली मजा और गहरी समझ तो तब आती है जब हम इन सभी लेंसों को एक साथ मिलाकर देखते हैं, ना कि अकेले-अकेले। और यहीं पर सारी चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं। चलिए, गोंड और जारवा समुदाय का एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ गोंड एथनोग्राफी के हिसाब से ऑस्ट्रेलॉइड, भाषा के हिसाब से द्रविड़, ज्योग्राफिकली सेंट्रल इंडिया में रहते हैं और इकोनॉमिकली किसान हैं। दूसरी तरफ जारवा एथनोग्राफी के हिसाब से निग्रीटो, एक बिल्कुल अलग भाषा, ज्योग्राफिकली अंडमान द्वीप पर रहते हैं और इकोनॉमिकली हंटर गैदरर हैं। जब हम इन चारों नजरियों को एक साथ लाते हैं तो देखिए कितनी क्रिस्टल क्लियर और गहरी तस्वीर सामने आती है। और अब एक दिलचस्प फैक्ट की बात करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी किस राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश। ये राज्य गोंड और भील जैसे कई बड़े और प्रभावशाली आदिवासी समुदायों का घर है, और वे इसकी संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। और इन्हीं समुदायों की शानदार विरासत को सम्मान देने के लिए भारत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाता है। ये दिन हमें उनके कल्चर और उनके योगदान को याद करने का मौका देता है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो क्लासिफिकेशंस हैं, ये हमें एक फ्रेमवर्क तो देते हैं, समझने में मदद करते हैं, ये सब ठीक है, पर क्या ये कभी किसी समुदाय की असली पहचान, उनकी कहानियों, उनकी आत्मा को पूरी तरह से कैप्चर कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन तरीकों की सीमाओं और इंसान के कल्चर की बेहिसाब गहराई के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।